नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फोन इन कार्यक्रम है ये, जिसमें हम विशेषज्ञ से तो हमारे खास विषयों पर बातचीत करते ही हैं, साथ ही आप भी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगर उस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है ई पशु हाट और इसके साथ ही बकरियों की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीकियां। इन विषयों पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी बने रहेंगे। आप नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक अगर ई पशु हाट या फिर बकरी पालन से जुड़ी हुई तकनीकों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में आप कॉल करके हमारे मेहमानों से आप राय ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। तो आइए आपका परिचय भी करा दें हमारे मेहमानों से। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर वरिंदर रैना, जो कि रिसर्च एसोसिएट है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे अगले मेहमान डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, और जो कि प्रधान वैज्ञानिक है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम मथुरा से, और इनसे भी हम जानेंगे बकरी पालन के बारे में। फिलहाल ई पशु हाट के बारे में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर रैना, सबसे पहले हमें बताएं ई पशु हाट पोर्टल ये क्या है और किस तरह से ये जो भी पशुपालक हैं उनके लिए लाभदायक है। ई पशु हाट सबसे पहले 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था और ये नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑन बोवाइन मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। ये मेनली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जानवरों की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली जाती है कि किसी किसान के पास कोई जानवर है तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली जाती है कि ये जानवर है, ये इतना दूध देता है, इसकी इतनी वैल्यू है। और इसके अंदर इसका एक खास फीचर है कि जितने भी हमारे सीमन डोज हैं और वीर्य की जितनी भी जो भी हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी है और जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पे रहती है। उसके बाद जो एम्ब्रियो हैं, फ्रोज़न एम्ब्रियोज, भ्रूण, उनकी इन्फॉर्मेशन भी रहती है। कोई भी किसान इस पे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। तो अभी तक ये पोर्टल इकलौता एक ई पोर्टल है जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन फार्मर की और हमारे लाइफ स्टॉक की इस पे अवेलेबल है। अब आगे कुछ ही दिनों में हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि इस पे जानवर की लेन देन भी हो सके, कि अगर कोई किसान अपने जानवर को बेचना चाहता है तो वो इस पे बेच सके और कोई खरीदना चाहता है तो वो खरीद सके। और जल्द ही ये जो फीचर है ये भी आपको ई पशु हाट पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही ये लाभकारी मालूम होता है ई पशु हाट पोर्टल, और बहुत सारी जानकारियां आपको इस पोर्टल से मिल सकती है। इसके बारे में और भी विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पशुओं को किसान का धन माना जाता है। ग्रामीण आबादी की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है, लेकिन पशुओं से होने वाली आमदनी के लिए पशुओं की नस्ल का बेहतर होना बहुत जरूरी है। यानी पशुपालकों को हमेशा अच्छी नस्ल के पशु ही खरीदने चाहिए। इसके लिए समय समय पर पशु मेले भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा किसानों और पशुपालकों के लिए ई पशु हाट की सुविधा भी है। ई पशु हाट केंद्र सरकार की सौगात है। ये एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जहां किसान घर बैठे अपने पशु का सौदा कर सकते हैं। इसके अलावा किफायती दरों पर दुधारू पशुओं, फ्रोजन सीमन और भ्रूणों की खरीद भी आसानी से कर सकते हैं। इससे किसान बिचौलियों की मार से तो बचते ही हैं, साथ ही व्यापार में पारदर्शिता भी रहती है। ई पोर्टल epashuhat.gov.in पर पंजीकरण करके किसान अपने पशु से संबंधित तमाम जानकारी जैसे नस्ल, दूध की मात्रा, तस्वीर और कीमत भी डाल सकते हैं। इससे किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उन्हें अपने पसंद की नस्ल के पशु खरीदने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। बस लॉगिन करो और अपनी जरूरत के हिसाब से पशु खरीद लो। इसमें बेचने वाले और खरीदने वाले किसान एक दूसरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं।
साथ ही इन पशुओं की नस्ल, पशुओं की बीमारियों सहित सरकार की पशुपालकों के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराने में भी सुगमता होती है। जी हाँ, तो ई पशु हाट पोर्टल क्या है, एक संक्षिप्त सा विवरण आपने सुना और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बकरी पालन है उसकी तकनीकों के बारे में तो हम जाने, लेकिन उससे पहले उसके महत्व के बारे में आप ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि बकरी एक ऐसा पशु है जिसे हम गरीबों की गाय कहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इसकी महत्ता एक किसान के जीवन में कितनी होगी। तो ऐसे में अगर व्यावसायिक तौर पर बकरी पालन करें किसान, तो किस तरह से उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए मनोज जी, ये चूंकि हमारे यहाँ जो ज्यादातर किसान हैं जी, तो उनकी जो जोत संख्या है वो बहुत कम है जी, और जो 76% जो फार्मर हैं वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बकरी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमुख कारण यह है कि इसका बकरी का जो व्यवसाय है वो बहुत कम ही लागत से आरंभ किया जा सकता है और जो इस व्यवसाय को चलाने के लिए जो रोजमर्रा के जो इनपुट्स हैं जैसे कि फीड है या और चीजें हैं, उनकी भी बहुत कम लागत आती है। साथ ही साथ इनको जो है जो जंगल में या आसपास के क्षेत्र हैं वहां चराई के साथ भी पाला जा सकता है। इसका विशेष महत्व ये भी है कि जो घर की महिलाएं हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको कि दूसरी जगह रोजगार अपेक्षाकृत नहीं मिल पाता है, तो वो भी बकरी पालन को आसानी से कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि बकरी का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो बकरी है, उसको आप साल भर कहीं भी गांव में बाहर बेच सकते हैं। साथ ही साथ जो इसका दूध है जो कि भरपूर पोषक तत्वों से होता है, तो वो किसानों के लिए लाभप्रद है। साथ ही साथ आजकल इसकी चूंकि मेडिसिनल वैल्यू पता होने से अब ये बहुत ऊंचे दामों पर 500 रुपए लीटर, 1000 रुपए लीटर पर इसकी डिमांड आ रही है। तो अभी जो डेयरी गोट फार्मिंग है उसका भी प्रचलन बहुत बढ़ा है। बिल्कुल, इसके बारे में और भी विस्तार से आपसे जरूर जानेंगे। उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत लगाकर छोटी जगह में भी आसानी से किया जा सकता है। मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए बकरी पालन किया जाता है। बकरी पालन में ना तो किसी खास तरह के आहार की जरूरत होती है और ना ही किसी खास किस्म के बड़े आवास या विशेष जलवायु की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने की स्थिति में आ जाती है। प्रायः एक बकरी एक बार में 3 से 4 बच्चों का प्रजनन करती है और 1 साल में 2 बार प्रजनन करने से इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इस दौरान पशुपालकों को ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन, बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। गाभिन बकरियों के खानपान का विशेष ध्यान रखें। कोविड-19 का असर पशुपालकों और डेयरी पर ना पड़े, इसके लिए सरकार भी सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश के हर तबके को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 15,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। जी हाँ, तो देखिए आपने ये रिपोर्ट बकरी पालन से जुड़ी हुई बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर मनोज, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि बहुत उपयोगी है बकरी, चाहे उसके उत्पाद के रूप में उसके दूध की बात करें, मांस की बात करें, तो ऐसे में बकरी पालन जब करते हैं तो उसके लिए जो नस्लों का चुनाव है वो किस आधार पर और किस तरह से करना चाहिए?
देखिए, जो किसान भाई हैं उनको इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो बकरी की नस्ल का चुनाव है, एक तो क्योंकि हमारे देश में 34 नस्लें हैं और इनका जो ओरिजिन हुआ है वो अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से किया गया है। तो जैसे कि वहाँ पर जो वहाँ की जो इकोलॉजी है, जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, उस बात का ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि इसकी जो बाजार में मांग है, जैसे कि अगर मांग दूध की है तो दूध वाली नस्लों का चुनाव करें, अगर मांस की मांग है तो मांस वाली नस्लों का चुनाव करें। साथ ही साथ कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो कि कुछ विशेष तरह के प्रबंधन पर ही अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। अच्छा। जैसे और कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जिनको कि आप सब तरह के प्रबंधन में रख सकते हैं। तो किसान भाइयों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस एरिया में बकरी फार्म खोल रहे हैं, किस इकोलॉजी में खोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी बाजार में मांग किस चीज की है और बकरी को वो मैनेजमेंट सिस्टम सूट करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और डॉक्टर रैना का रुख करना चाहूंगी मैं। नस्लों की बात हो रही है तो ये बताएं कि जो भी पशुपालक खरीद फरोख्त करना चाहते हो अपने पशुधन का, जाहिर तौर पर उन्हें भी नस्लों के बारे में और उनकी जो भी खासियत है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ई पशु हाट पोर्टल है, क्या वो पशुओं के तमाम इन नस्लों और उनकी खासियतों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। ये जो पोर्टल है इसमें सब नस्लों के बारे में इंफॉर्मेशन है और सब नस्लों के जो फीचर्स हैं, जैसे कोई अगर नस्ल अच्छा दूध देती है तो वो कितना दूध दे रही है, एक लैक्टेशन में उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको इस पे मिलेगी। इस ई पशु हाट पे जाने के लिए आपको कोई लॉगिन आईडी कुछ नहीं चाहिए। कोई भी किसान इस पे जा सकता है और ये सारी इंफॉर्मेशन को देख सकता है। अब लेकिन ये जो फीचर डाला जा रहा है इसमें, जिसमें लेन देन को अलो किया जा रहा है कि एक किसान दूसरे किसान को अपना जानवर बेच सकता है या दूसरा किसान उसको खरीद सकता है। इसमें अगर एक किसान पूरी इंफॉर्मेशन देख के अगर उस एनिमल को खरीदना चाहता है, उस ब्रीड को खरीदना चाहता है, उस जानवर को खरीदना चाहता है, तो उसे वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें एक लेन देन का फॉर्म है, बायर और सेलर फॉर्म। उसमें पूरी डिटेल भी आपको मिल जाएगी फार्मर की और आपको उस फार्मर से कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा। बाकी आप फिर उसका पशु देखने भी जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि अगर एक किसान हमारे देश में महाराष्ट्र में है और उसको कोई हरियाणा में या पंजाब में कोई अच्छी नस्ल की ब्रीड खरीदनी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए पहले ई पशु हाट पे सारी डिटेल ले सकता है और फिर वो उस फार्मर से कांटेक्ट भी कर सकता है। नॉर्मली वहाँ के किसानों को यहाँ से जानवर खरीदने में बहुत, आपको पता है, बाधा आती है। तो ये इस ई पशु हाट पोर्टल से वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है और अच्छा सीमन और अच्छे एम्ब्रियो हमारे देश में कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो वो दे रही हैं, वो वहाँ से देख सकते हैं। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा, इसके बारे में भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे साथ कार्यक्रम में एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। रामराज जी नागौर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामराज जी, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे ये गिर नस्ल की एक गाय है, 2-4 दिन में बच्चा देने वाली है। अच्छा। तो वो अभी कल से चारा नहीं खा रही है, मच्छर वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है या ये मिनरल मिक्सचर वगैरह दे रहे हैं? रख रखाव के बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल। तो ज्ञाभिन गाय है और अगर खाने पीने की कोताही करे तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? डॉक्टर रैना, कुछ सुझाव यहाँ पर आप देना चाहेंगे? एक तो आप अपने जानवर को एक साफ लोकेशन में रखिए, क्योंकि गर्भधान से पहले ये बहुत जरूरी है कि जहाँ पे आप रख रहे हो वहाँ पे साफ सफाई हो। और अभी ये बारिश का मौसम है, बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि बारिश के मौसम में मक्खियाँ और कीड़े और टिक्स और माइट्स की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप जरूर ध्यान रखें और आसपास के एरिया को क्लीन रखें। आप ध्यान दें कि कहीं उनके शरीर पे कोई छाला या कुछ तो नहीं हो रहा, उनको ये तकलीफ तो नहीं है। और जरूर आप मिनरल मिक्सचर देते रहिए, नॉर्मल उनको डाइट देते रहिए, पर टाइम टू टाइम आप चेक भी करते रहिए। अगर आपको लगता है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपका जो जानवर है, आपकी जो गिर ब्रीड है वो सही नहीं है और खाना नहीं खा पा रही, तो आप जो साथ में कोई वेटनेरियन है उससे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए और जो भी उपलब्ध उसके लिए कोई भी डिजीज की ट्रीटमेंट होगी वो सुझाव आपको देंगे। बिल्कुल। तो आप जरूर जो नजदीकी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क जरूर आप करें और मुझे उम्मीद है कि आप इस सुझाव पर जरूर अमल करेंगे रामराज जी, और आपकी समस्या जो है इसका समाधान भी मिल जाएगा। बहरहाल इसी तरह से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
मेहरबानी क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और आज हम इस कार्यक्रम में ई पशु हाट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ ही बकरियों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीकियां जो है उनका सहारा लिया जा सकता है, इसके बारे में भी हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं जो इन विषयों से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जब उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जो पशु है उसका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में आवास और आहार की बड़ी भूमिका हो जाती है। मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि आवास और आहार का ध्यान किस प्रकार से रखा जाए बकरियों के मामले में। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे यहाँ पे जो बकरियां हैं उनकी जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्शन है, वो उनके पोटेंशियल से भी ज्यादा कम है। उसका प्रमुख कारण यह है कि जो किसान भाई हैं वो बकरियों को उनकी जो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है या दूध है या ग्रोथ है उसके हिसाब से आहार नहीं देते। जैसे कि कोई बकरी अगर 4 लीटर दूध दे रही है तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो सप्लीमेंट्री फीडिंग है उसकी अधिक आवश्यकता होगी, जबकि किसान ये करते हैं कि जिनको आधा लीटर दूध दे रही है और 4 लीटर दूध दे रही है उनको एक सा ही आहार देते हैं। तो इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है बकरियों के उत्पादकता पे, साथ ही साथ स्वास्थ्य पर प्रमुख बात यह है कि जो बकरियां हैं उनको उनके जो ग्रोथ है, जो उनका जो दूध है या जो प्रेगनेंसी है, उनके लिए अलग अलग आहार की आवश्यकता होती है। तो जो महत्वपूर्ण प्रोडक्शन स्टेजेस हैं, जैसे कि जो बच्चे हैं, जो बढ़वार जिनकी हो रही है, वहां जो दाना है, जो कंसंट्रेट राशन है, जी उसमें की मात्रा जरूर होनी चाहिए। और जो एडल्ट पशु हैं, हाँ, उनके लिए उसमें एनर्जी की मात्रा होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि तकरीबन जो उसका शरीर भार है उसका 3 से 3.5% जो है वो हमें सप्लीमेंट्री फीड कंसंट्रेट के फॉर्म में देना है। हाँ, देना है। तो जो महत्वपूर्ण जो प्रोडक्शन स्टेजेस हैं वो मैं आपको बताता हूं कि जो एडवांस प्रेगनेंसी है, यानी कि ब्याने के लगभग 1.5 माह पूर्व उनको हर हाल में 200 से 300 ग्राम प्रेगनेंसी राशन दें। जो बच्चे बढ़ रहे हैं, बढ़वार में हैं, तो उनको उनकी नस्ल और आकार के हिसाब से भी 200 से 400 ग्राम दाने की आवश्यकता होती है। ऐसे जो बकरियां दूध देती हैं तो आमतौर पे प्रति 1 लीटर दूध के लिए आधा किलो कंसंट्रेट राशन दिया जाता है। और जो आहार है उसमें यह होना चाहिए कि हमें जो है तकरीबन 1/3 जो है वो हमें ग्रीन फॉडर से देना है, ड्राई फॉडर से देना है, और बाकी का जो सप्लीमेंट्री फीडिंग है उससे देनी है। बरसात के मौसम में इस बात का ध्यान रखना है कि हम केवल उन्हें हरा चारा न दें, साथ में सूखा चारा अवश्य दें, नहीं तो बिल्कुल, यानी कि बकरियों में अगर अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो जो संतुलित आहार है वो देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मनोज, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। विजय शंकर पांडे जी इस वक्त अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी विजय शंकर जी, स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। विजय शंकर जी, आपसे गुजारिश रहेगी कि टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। हमारा सवाल ये है कि हम बकरी पालन करना
विजय शंकर जी, आप फोन लाइन के जरिए सीधे सीधे बातचीत करें जी। हाँ, चाहते हैं। विजय जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, हम बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं। करना चाहते हैं तो हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है या ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है? जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर मनोज जानना चाहते हैं विजय शंकर जी कि वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है? प्रशिक्षण के बारे में भी जानना चाहते हैं कि प्रशिक्षण भी जरूरी है? बकरी पालन अगर हमें वैज्ञानिक विधि से करना है, कमर्शियल फॉर्म में करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता और लाभ लेना है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। और जो हमारा संस्थान है, भारतीय ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जो आईसी मथुरा में स्थित संस्थान है, ये वर्ष में 6 बार ट्रेनिंग अनाउंस करता है, ट्रेनिंग देता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से अभी हम ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, और जैसे ही भारत सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी तो हम ये देंगे। लेकिन ऐसे बकरी पालन के लिए किसी विशेष लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बकरी की हमें कुछ जैसे गोट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मीट बनाना है, सेल करना है, तो उसके लिए हमें कभी कभी किन्हीं चीजों की परमिशन लेनी पड़ती है, जिससे कि उसकी गुणवत्ता बरकरार बनी रहे। जी जी विजय शंकर जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रैना, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी कोविड का भी जिक्र आया है, ये समय ऐसा है जिसमें काफ़ी बचाव की आवश्यकता है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब पशुओं के खरीद बिक्री का सवाल आता है तो अब तक पारंपरिक तौर पर जो पशुपालक है वो पशु मेलों पर ही निर्भर हुआ करते थे। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो पोर्टल है, ये जो डिजिटल माध्यम है, वो किस तरह से ऐसे मुश्किल वाली घड़ी में भी जो पशुपालक है उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन रहा है? ये बहुत अच्छी बात कही आपने मैम। ये इस ई पशु हाट में ये हम जो जानवर के लेन देन वाला जो फीचर डाल रहे हैं, इसीलिए डाल रहे हैं कि अब आज के वक्त कोरोना वायरस के टाइम आप इधर से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में पशुपालकों को बहुत ही कठिनाइयाँ हो रही हैं। और वो इस टाइम अगर कोई भी अपना जानवर कोई खरीदना चाहते हैं या कोई अच्छी नस्ल का जानवर खरीदना चाहते हैं, तो वो घर बैठे ही इस पोर्टल से अच्छे जानवर को देख सकते हैं कि कोई नस्ल कहाँ पे है, और वो उस फार्मर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़े आराम से उसके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर उस जानवर के लेन देन के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। और कोरोना वायरस के मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस के टाइम पशुपालकों को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो मिल्किंग करते हैं, दूध निकालते हैं जानवर का, तो वो मिल्किंग ग्लव्स या फिर अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करना, और जहाँ पे पशु को रख रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइज करें। और जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं, जो हमारे फार्म्स हैं, वहाँ पे वो कम से कम वर्कर्स इस टाइम रखें और जगह जगह पे सैनिटाइजिंग का और डिसइंफेक्शन को प्रयोग करें, ताकि हमारे पशु हैं जो स्वस्थ रहें। जी जी, आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। गुलफाम जी इस वक्त हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका गुलफाम जी, पूछिए अपना सवाल। जी गुलफाम जी, हम सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुलफाम जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो कृपया आप अपना सवाल पूछें। जी पूछो। गुलफाम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरा नाम है गुलफान। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? जी ये तो भैंस दिवा दो मुझे, अरे बकरी दिवा दो। अच्छा, आप बकरी पालन करना चाहते हैं? अच्छा, भैंसों का पालन करा दो। अच्छा ठीक है, डॉक्टर मनोज से आइए जानते हैं। जी डॉक्टर मनोज, यहाँ पर हमारे कॉलेज जानना चाहते हैं, बकरी पालन वो करना चाहते हैं, तो जो स्वस्थ नस्ल की बकरी हैं अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए, जो अभी तक जो प्रचलन है उसमें तो जो बकरियां हैं वो आमतौर पे किसान आपस में ही एक दूसरे के यहाँ से लेते हैं। लेकिन जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, ये भी किसानों को प्रतिवर्ष 700 से 800 जो बकरी हैं को नस्ल सुधार के लिए जो फाउंडेशन स्टॉक है ना, जो हमने एक तरीके से स्टार्टअप जैसा है, तो उसके तहत हम कुछ चुनिंदा किसानों को
15 से 18 बकरियां देती हैं, जिससे कि वो उसको आगे मल्टीप्लाई करके दूसरे किसानों को दे सकें। जी, और जी। गुलफान जी को मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि जो पंजाब के वो रहने वाले हैं, तो वहां पे बहुत अच्छी नस्ल है बीटल, अच्छा। और वो दूध भी बहुत अच्छा देती है। बीटल नस्ल के द्वारा जो है 3 से 5 लीटर तक दूध दिया जा सकता है। और पंजाब, हरियाणा और जो हिमाचल का जो पहाड़ी इलाका है, वहां के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आपके सुझाव पर अमल करेंगे। डॉक्टर मनोज, हमें बताएं कि ऐसे हम गुणवत्ता सुधार की बात करें, नस्ल सुधार की बात करें, तो ऐसे में जो कृत्रिम गर्भाधान है इसकी उपयोगिता कितनी बढ़ जाती है, और ख़ासतौर पर बकरी पालन के मामले में क्या जो तकनीकें हैं, आधुनिक तकनीकें हैं, वो अपना सकते हैं? देखिए, अभी जो वर्तमान में जो बकरी पालन है, उसमें जो बहुत सारे जो छोटे किसान हैं जो कि 2, 4, 6 बकरियां रखते हैं, तो वो आमतौर पर बकरा या मेल नहीं रखते हैं, जो ब्रीडिंग बक है उसे नहीं रखते हैं, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और तो इसलिए ऐसी स्थिति में जो कृत्रिम गर्भाधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए हमारे संस्थान से और हरियाणा में एक नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, एवं अन्य डिफरेंट स्टेट एजेंसीज हैं, उनके द्वारा उसका जो फ्रोजन सीमन है वो प्राप्त किया जा सकता है। इसका एक और फायदा है कि ये जो सीमन है ये बहुत हाई पोटेंशियल बक्का होता है, तो इससे जो बकरियों की जो उत्पादकता है उसमें बहुत ज्यादा सुधार होगा, और जो किसान है जो जिनके पास ब्रीडिंग बक नहीं है, वो इस सुविधा का बहुत अच्छे से लाभ ले सकते। जी डॉक्टर मनोज, वर्तमान में अभी जो डॉक्टर मनोज आपका मैं फिर से रुक करूंगी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा हमारा संपर्क टूट गया है। जी डॉक्टर मनोज, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, जो किसान भाई हैं, जो खासतौर से बकरी पालक हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बकरी पालक हैं वो तकनीकी अपनाने से डरते भी हैं, और गरीब होने के नाते उनका बहुत अच्छे से अवेयरनेस नहीं है। तो वो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर आपने कृत्रिम गर्भाधान कराया और अगर बकरी गर्भ से नहीं ठहरी या उसे कोई और दूसरी प्रॉब्लम हो गई, तो उसका पूरा कृत्रिम गर्भाधान पर डाल देते हैं, जो कि वास्तव में ठीक नहीं है, जो कि वास्तव में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी तकनीकी है जिसके द्वारा बकरियों की जो गुणवत्ता है उसमें कई गुना सुधार किया जा सकता है, और सरकार इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है, और जगह जगह अब बकरी के जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं वो भी खोले जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कृत्रिम गर्भाधान को लेकर सरकार भी सजग है। और डॉक्टर रैना, जैसे कि दुधारू पशु हैं उनमें भी नस्ल सुधार को लेकर व्यापक तौर पर एक अभियान छेड़ा जा रहा है और कोशिश की जा रही है नस्ल सुधार करने की। खासतौर पर जो देसी नस्लें हैं उन्हें भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में अगर पशु हाट पोर्टल की हम बात करें तो इसकी कितनी भूमिका है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं मैम कि पिछले साल 11 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम। उसके अंतर्गत जितनी भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जबकि कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है हमारे देश में, वो ऑनलाइन एक सिस्टम इनाफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, उस पे साथ के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी तक उसमें 90 लाख कृत्रिम गर्भाधान हो चुके हैं। और वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। हर स्टेट, कोई ज़िला और किस गांव में वो हुए हैं, वो सब इंफॉर्मेशन उस पोर्टल पे दी गई है। ऐसे कई पोर्टल शुरू किए गए हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आपको उस पोर्टल पे भी मिल जाएगी और ई पशु हाट में भी ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो इन सब पोर्टल के जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि आपके आसपास के गांव में कौन सा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन है जो अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम की ये थी कि इसमें जो हमारे सीमन डोज थे वो फ्री दिए जा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ पे जितने भी हमारे गाँव के किसान हैं वो किसी भी वहाँ पे अपने पशु के लिए फ्री सेवाएं हैं जो वो उपलब्ध कर सकते हैं। और ये अच्छे वीर्य हैं, अच्छी नस्ल के वीर्य हैं सब। बिल्कुल, तो इनाफ पोर्टल का आपने जिक्र किया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल जान पड़ता है। मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप दोहरा दें, जो हमारे पशुपालक है जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो लिख भी ले ताकि वो जा पाएँ उस पोर्टल पर। क्या उन्हें टाइप करना पड़ेगा, क्या है पोर्टल का नाम? हाँ, इसका नाम है
इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, इनाफ पोर्टल है। ये आप कहीं भी जाके इसको आप इंटरनेट पे डालेंगे तो ये सीधे ही पोर्टल खुल जाता है और इसमें बाहर ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितनी अभी तक कृत्रिम गर्भाधान हुए हैं और कहाँ पे हुए हैं, किस ज़िले में हुए हैं, कितने हुए हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल में टाइम टू टाइम अपडेट की जा रही है। हर दिन डेली बेसिस पे इस इन्फॉर्मेशन को इस पोर्टल पे अपडेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कोमल झा जी, ये समस्तीपुर बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कोमल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, नमस्ते। मैं समस्तीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी गाय साहिवाल ब्रीड की है जो पिछले साल नवंबर में बच्चा दी थी, तो उस समय उसका यूट्रस प्रोलैप्स हो गया था, तो डॉक्टर ने उस समय उसे अंदर डाल दिया और साफ सफाई भी कर दिया। तो आगे जब वो प्रेग्नेंट हुई तो 4-5 महीने की जब हुई तो यूट्रस के मुंह तक फूल जाता था, बच्चा नहीं आ जाता था। तो डॉक्टर ने दबा दिया प्रोलैप्स डिश और कुछ सोडा फॉस वगैरह, और लास्ट वीक वो अवॉइड कर गई। तो आगे हमें क्या करना है इसके लिए? जी डॉक्टर रैना को सुझाव देना चाहेंगे? हाँ देखिए, वो उनका डॉक्टर ने शायद उनके यूट्रस को, वो प्रोलैप्स को उन्होंने ठीक सही तरह से नहीं किया, या उन्होंने जो आपकी गाय है जो वो रख नहीं पा रही है, उसको इन्फेक्शन हो सकती है, मे बी उनके यूट्रस में पस ना बन गई हो। एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम भी बहुत आती है क्योंकि आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जब किया होगा तो कई बारी कृत्रिम गर्भाधान के दौरान भी वो एआई गन की वजह से भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है और यूट्रस में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार फिर अपनी गाय का चेकअप करवाइए, और अगर उसमें पस है, स्वेलिंग है, तो आप उस पर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो करवाते हैं वो करवाइए, या साथ ही साथ उस गाय को थोड़ी देर आप अच्छी फीड दीजिए, अच्छी मैनेजमेंट कंडीशन में रखिए, और फिर कुछ देर बाद जब वो हीट में आए तब आप कृत्रिम गर्भाधान करवाइए। जी बिल्कुल। तो अब मुझे उम्मीद है कोमल जी आप इन बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे और इस पर ज़रूर अमल करेंगे। बहरहाल इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। हरिप्रकाश जी इस वक्त बक्सर बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना सवाल नमस्कार मैम, गुड इवनिंग जी। नमस्कार मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी,
जी हरिप्रकाश जी, हम सुन रहे हैं आपको। जी मैम, ये हम जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि हम अगर एक भैंस और गाय का मेल पर्सन रखकर उनसे ईमेल सीमेन की आवश्यकता है, जिसे सीमन निकाला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत या स्टेट गवर्नमेंट के तरफ, सीमेन या प्राइवेट संस्थान की तरफ सीमेन निकाली जाती है मेल का। अगर किसान अगर अपना 10 मेल गाय का 10 भैंस का रखते हैं और उनसे सीमेन निकालने की अगर अपनी प्रयास करें तो इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ मिलेगी? गवर्नमेंट इसके लिए प्रशिक्षण उपलब्ध है कि नहीं है, और किस संस्थान से प्रशिक्षण है? जी आइए जानते हैं डॉक्टर रैना। ये हमारी सरकार ने कहीं ऐसे प्रोग्राम पहले शुरू किए थे जिसमें किसी किसान के पास जहाँ कोई अच्छा बुल था तो वो उसके सीमन उसको असेस करते थे और उसके सीमन को वो लेते थे, मतलब कि उसके सीमन को वो फील्ड में, हमारे जो फील्ड में प्रोजेनी टेस्टिंग के प्रोग्राम या काफ़ी प्रोग्राम होते हैं उसमें यूज़ करते थे। अब अगर आपके पास कोई बुल है समझिए और आपको उसका आप सीमन निकाल रहे हैं और आपको उसका सीमन यूज़ करना है, तो आप आगे पीछे जो भी कोई संस्थान है गवर्नमेंट का या कोई भी प्राइवेट एजेंसी है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले वो आपके बुल के सीमन की टेस्टिंग करेंगे और अगर आपका बुल का सीमन की डिजीज़ फ्री है और बिल्कुल सही है तो वो फिर आपसे सीमन को प्रोक्योर कर सकते हैं। काफ़ी हमारी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं और गांव-गांव में वो ये चीज़ें देख रही हैं, क्योंकि बुल की हमारे देश में बहुत बड़ी कमी है, अच्छी नस्ल के बुल हमारे देश में बहुत कम है। तो अगर आप बुल को पालते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और आप आसपास के किसी भी अपने गवर्नमेंट संस्थान में या कोई भी जो प्राइवेट वहाँ पे काम कर रहे हैं या आपके आसपास अगर कोई वेटनरी डॉक्टर या वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं कि वो कैसे आप सीमन का यूज़ वहाँ पे करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर रैना, इसके साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि जो पशुपालक हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर आती है और जो बीमारियां हैं इसकी वजह से उत्पादकता में भी काफ़ी कमी आ जाती है। ऐसे में बीमारियों से जुड़ी हुई अगर जानकारी चाहते हैं तो ई पशु हाट पोर्टल से किस तरह की जानकारी उन्हें मिल सकती है? और इसके साथ ही जैसे खुरपका मुंहपका जैसी जो बीमारियाँ हैं उससे काफ़ी नुकसान होता है, उसको लेकर कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, मैं चाहूँगी उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं। पहले तो मैम इसमें ई पशु हाट पोर्टल में जो भी किसान है अब उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और उनके पास कितने जानवर हैं उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और टाइम टू टाइम उनको SMS किए जाएंगे। इस पोर्टल के दौरान ही एक नंबर निकाला जाएगा जिसके दौरान उनको मैसेज दिया जाएगा कि आपका जानवर कब हीट में आ सकता है या कब आपको उसको वैक्सीनेशन करनी है, कोई टीकाकरण करना है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी अब इस पोर्टल से। जो भी किसान इस पोर्टल में जुड़ेंगे और जो भी इस किसानों को इस पोर्टल में रजिस्टर किया जाएगा। बाकी जहाँ तक बीमारियों की बात है, अभी एक और प्रोग्राम चला है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, रोग नियंत्रण प्रोग्राम, जो अभी हमारी सरकार ने चलाया है, जिसमें 53 करोड़ जो जानवर हैं हमारे देश में उन सबको इसके अंदर कवर किया जाएगा और मुंह पका खुर पका रोग और ब्रुसेलोसिस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन की जाएगी। ये स्कीम गवर्नमेंट ने पिछले साल NAIP प्रोग्राम जो कृत्रिम गर्भाधान प्रोग्राम है उसके साथ ही लॉन्च की थी और काफ़ी स्टेटों में इसकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो रही है। जी बिल्कुल। आइए अब रुक करते हैं डॉक्टर मनोज का जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी संभावित बीमारियों के बारे में जो बकरियों में हो सकती है और किस तरह से टीकाकरण कराना चाहिए पशुपालकों को। देखिए, बकरियों में जो टीकाकरण है वो अन्य पशुओं के अपेक्षाकृत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर उनको समय रहते टीकाकरण करा दिया जाए और अगर उनको संतुलित आहार दिया जाए तो बकरियों में मृत्यु को लगभग रोका जा सकता है। तो उसमें जो प्रमुख बीमारी है वो PPR है, ये एक छूत का रोग है और इसका 3 महीने की उम्र पर टीका लगता है और एक बार टीका लगने के बाद 3 साल तक दोबारा टीका नहीं लगाना पड़ता। तो दूसरी जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो एंटेरोटॉक्सिमिया है जो आंतों में जहर बनाती है। ये 2 प्रमुख बीमारियां हैं जो अगर जो किसान टीका नहीं लगवाते हैं उनसे उनकी बकरियों को काफी मृत्यु दर का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जो FMD है, HS है या जोन्स डिजीज है, जैसे कई बार TB के रूप में बोल देते हैं कि बकरियों का वो है, तो ये इन बीमारियों का भी टीकाकरण उपलब्ध है और 1 वर्ष मतलब का जो टीकाकरण का खर्च है वो 250 से 300 रुपए प्रति वर्ष है। लेकिन ये टीका लगने के बाद
आप मानिएगा कि उन्हें कोई भी इन्फेक्शस बीमारी से उनकी मृत्यु नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। बैजू कुशवाहा जी इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं नमस्कार बैजू कुशवाहा, मैं बकरी पालन करना चाह रहा हूँ। जी बैजू जी, आपकी आवाज़ बहुत धीमी मिल रही है हमें, कृपया थोड़ा तेज बोलें। मैं बकरी पालन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं जी आगे अपना सवाल पूरा करें। मैं बकरी पालन करना चाहूँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी डॉक्टर मनोज बताएं, कैसे शुरुआत करें बकरी पालन अगर करना चाहें तो? हाँ देखिए, बहुत मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी बकरी पालन आरंभ करना है वो सबसे पहले तो कहीं से भी प्रशिक्षण लें, और अगर वो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से लेते हैं तो सबसे ही अच्छा है। इसके साथ साथ फिर जो दूसरी बात है कि जो अपना जो फाउंडेशन स्टॉक है, यानी कि जो बीज है, तो जब आप अपना प्रशिक्षण लेने के बाद जब अपना फार्म स्थापित कर रहे हैं तो उसमें शुद्ध नस्ल के और उच्च गुणवत्ता के, मेरा मतलब नस्ल के साथ साथ जानवरों की जो इंडिविजुअल जेनेटिक मेरिट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका भी ख्याल रखना है। और उसी के अनुरूप फिर जो है उनका जो आवास है, जो बकरियों के लिए आवास बहुत, अगर बकरियों का आवास अच्छे से नहीं होता है तो न केवल उनकी जो उत्पादकता है वो बहुत कम होती है, मृत्यु दर भी बहुत बढ़ जाती है। तो आवास के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आवास है वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग हो और उसमें 1/3 एरिया कवर्ड हो और 2/3 एरिया ओपन हो जी। और जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 माह से छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ी बकरियों के साथ न रखें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों के लिए ससेप्टेबल होते हैं और जो बड़ी बकरियों के कीटाणु हैं वो उनमें आ जाते हैं, उन्हें बीमार कर देते हैं। और इसलिए उनका बाड़ा भी अलग रखें और उनको अलग साथ ही साथ जो है उनमें मिलाए भी नहीं। बकरी के आवास में दूसरी महत्वपूर्ण बात है वहां साफ सफाई की। अगर जो है खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं वहां पे तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर जो भी किसान भाई का बाड़ा है वो एक काम और करें कि वर्ष में कम से कम एक बार 4 से 6 इंच जो बाड़े की मिट्टी है उसको खुरचवा के खेत में डलवा दें और खेत की नई मिट्टी को उसमें डलवाएं, क्योंकि बहुत सारे जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो बच्चों का जो उनकी जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्टिविटी है उसको ठीक से नहीं होने देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है आहार की है। तो बकरियों की जो उत्पादकता है, उनकी उम्र है, उसके हिसाब से संतुलित आहार दें। साथ ही साथ में प्रजनन प्रबंधन के ऊपर भी जरूर बोलना चाहूंगा कि किसान भाई जैसे बकरी है, अगर वो 5 महीने की है और वो अगर हीट में आ जाती है तो किसान भाई उसे गर्भित करा देते हैं। ऐसा कदापि नहीं कराना है। ऐसा करने से जो बच्चा है वो भी कमजोर पैदा होगा और बच्ची की जो आगे चल के जो उत्पादकता है वो भी कम हो जाएगी। तो बकरी की नस्ल के अनुरूप और उसके शरीर आहार के अनुरूप उसको ब्रीडिंग कराएं। एक बार बच्चा देने के बाद कम से कम 70-75 दिन का उसे रेस्ट दें। और खास तौर से जो दूध देने वाली बकरियां हैं, जो मिल्क ब्रीड हैं, उनमें तो ये जो अंतराल है वो तकरीबन 5 महीने रखा जाता है, क्योंकि अगर जल्दी बकरियों को ब्रीड करा दिया जाएगा तो उनका जो दूध का उत्पादन है वो रुक जाएगा। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ज्यादा दूध देने वाली बकरियां हैं उनको आप भरपूर संतुलित आहार दें। इससे न केवल उनका दूध बढ़ेगा बल्कि जो दूध का जो लैक्टेशन पीरियड है वो भी लंबा रहे, यानी ज्यादा समय तक दूध देंगी। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, बहुत ही विस्तार से आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। मैं उम्मीद करूंगी कि बेचू जी को तमाम जानकारियां मिल गई है और वो सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महावीर प्रसाद जी, भीलवाड़ा राजस्थान से। आइए उनसे बात करें। जी महावीर जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार मैम, मेरे ये भैंस की नाभि होती है ना मैम, नाभि के अंदर पकाव है। किस पशु के बारे में आप कह रहे हैं? भैंस है। जी जी, तो नाभि के अंदर पकाव आ गया। अच्छा। और वो ठीक नहीं हो रहा, वो मतलब बढ़ता जा रहा गाँव। जी, पशु चिकित्सक को संपर्क किया आपने अब तक? हाँ, उनके मतलब 2-4 बार इंजेक्शन वगैरह लगवाए थे तो वो
ठीक नहीं हुआ उसके बाद। जी, समस्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर रैना, तो क्या सुझाव अभी देंगे? ये इनसे पूछा जाए कि अभी ये दूध ले रहे हैं अपने जानवर से? दूध अभी भी ले रहे हैं क्या महावीर जी? नहीं, अभी दूध नहीं ले रहे हैं। जी, हाँ, जी। तो आप उसके लिए थोड़ी सी आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये जो इस टाइम पक जाता है, और आप ये देखिए कि उसके आस-पास पक गया और वो सख्त भी है क्या? अगर वो हार्ड है तो उसका मतलब कि वो फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें थोड़ी लंबी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ज़रूर चलेगी। और अगर लास्ट टाइम आपने जब उसका दूध लिया तो क्या उसमें दूध थोड़ा सा इकट्ठा सा था, जैसे गाढ़ा दूध कहते हैं, गाढ़ा दूध था क्या थोड़ा? जी महावीर जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। ये प्रॉब्लम आती है भैंसों में, ये प्रॉब्लम देखी जाती है खासकर इस सीजन में, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाती है बारिश के पास। तो उस टाइम हमें खासकर ध्यान रखना पड़ता है, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें दूध नहीं लेना चाहिए, उसी टाइम रुक जाना चाहिए, और साथ ही किसी पशु चिकित्सक को बुला के हमें साथ के साथ ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए। ये रोग जल्दी ठीक हो जाता है, काफ़ी नहीं होता। अगर आप सही से ट्रीटमेंट देंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो चिकित्सा के साथ साथ जो देखभाल है पशु की, वो भी बेहतर तरीके से करनी होती है। और आपने पशु चिकित्सक को संपर्क किया है, चिकित्सा जारी है, तो आप धैर्य रखें। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये परेशानी दूर हो जाएगी। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम ई पशु हाट पोर्टल के बारे में और इसके साथ ही बकरियों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और विशेषज्ञ मेहमान डॉक्टर वरिंदर रैना और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल करते हैं। शोभित त्रिपाठी जी रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, सुब्रत त्रिपाठी जी हमारे साथ है। सुब्रत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, जो है हम रायबरेली यूपी से बोल रहे हैं। जी जी जी, जो है हम एक देसी नस्ल की गाय पालना चाहते हैं, तो हमारे लिए कौन सी गाय की नस्ल उपयुक्त होगी और वो कहाँ से मिलेगी हमें? जी जानना चाहते हैं। डॉक्टर रैना। देसी नस्ल की बहुत ही अच्छी गायें हमारे देश में हैं। जो अगर आप मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, दूध उत्पादन की बात करें, तो साहिवाल, गिर,
थार पारकर, ये बहुत अच्छा दूध देती हैं और इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें आजकल गिर गाय के बारे में बहुत चल रहा है, क्योंकि इस गाय के 2-3 बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक रोग रेजिस्टेंट है, डिजीज़ रेजिस्टेंट गाय है, मतलब दूध तो अच्छा देती है और ये डिजीज़ को काफ़ी ससेप्टेबल नहीं है। तो आजकल हमारे जो भी पशुपालक हैं वो इस ब्रीड की ओर मुड़ रहे हैं और इस ब्रीड की काफ़ी डिमांड भी है। अगर हम देखें हमारे बाहर बाज़ार में इस ब्रीड पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक ख़रीदने की बात है तो आप ये ई पशु हाट पोर्टल है जो, इस पे जाके भी इस गाय के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं किसी किसान ने अपने इस जानवर को बेचने की बात लिखी हो और अब पूरी डिटेल दी हो। इसके अलावा कई संस्थान भी हैं, जैसे NDRI है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, वहाँ पर भी गिर की कुछ नस्लें हैं और वो भी ऑक्शन करते हैं जिसमें वो इन जानवरों को बेचते हैं। अब वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आसपास के जो आपके पशुपालक हैं, और आप हरियाणा में और पंजाब में देखिए जहाँ पे आजकल गिर ब्रीड बहुत ज़्यादा है, गिर और साहिवाल ब्रीड, वहाँ भी आप पता कर सकते हैं और इस ब्रीड के अच्छे जानवर को खरीद सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रंधा, इसी कड़ी पे मैं जानना चाहती हूँ कि जो देसी नस्लें हैं उनको बढ़ावा देने की खास वजह क्या है, क्या इनकी खासियत रहती है? देखिए, जो हमारी देसी नस्ल है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, कि उनमें इतनी जल्दी रोग होते नहीं हैं। हमने देखा है जो बाहर की ब्रीड्स हैं और जो हमने क्रॉस ब्रीडिंग भी की है, उससे हमने देखा है कि कुछ 1-2 लैक्टेशन के बाद ही वो जानवर इनफर्टाइल हो जाते हैं, तो और फार्मर को उसका बहुत नुकसान होता है। वो इतने पैसे लगा के उस जानवर को खरीदता है और वो कुछ देर बाद ही वो इनफर्टाइल हो जाते हैं एनिमल। इसी के अंतर्गत हमने देखा है जो हमारी देसी नस्लें हैं ये बहुत लंबे देर तक दूध देती हैं और इनमें डिजीज़ की प्रॉब्लम कम है। ये हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको ज़्यादा अडेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये ब्रीड्स अडेप्टेड हैं। तभी आजकल देसी नस्लों को बहुत ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है और काफ़ी प्रोग्राम भी हमारी सरकार ने देसी नस्लों के लिए चलाए हैं। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मनोज, बताएं हमें कि बकरी पालन जो कर रहे हैं बकरी पालक, उनके सामने दिक्कत ये आती है कि नवजात शिशुओं के मृत्यु दर की समस्या उनके सामने एक बड़ी समस्या है, तो इसको कैसे रोका जाए, क्या खास वजह इसके पीछे हो सकती है, किस तरह से इस पर ध्यान दें? देखिए, जो किसान की जो नवजातों की जो किड्स मोर्टेलिटी है एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसके कई सारे कारण हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण 4-5 कारण हैं, एक तो जो किसान हैं वो बकरियों को जब गर्भित कराते हैं तो उनका जो शारीरिक कंडीशन है, यानी कि उनकी उम्र और शरीर भार, उसका ध्यान नहीं रखते। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो बहुत छोटा पैदा होता है, साथ ही साथ वो बकरी जो है दूध भी नहीं दे पाती है। तो जबकि बच्चों के लिए जो खीस है, जो माँ का प्रथम दूध है, वो कुछ दिनों के लिए बहुत आवश्यक होता है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि जो बकरियां ऐसे तो वर्ष में कभी भी अपने गर्मी के लक्षण देती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बकरियां हैं गर्मी में वो आती हैं कि गर्मियों में, यानी कि अप्रैल में, जून में और अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो किसानों को इसी समय, इन्हीं महीनों में अपनी बकरियों को गर्भित कराना चाहिए। ऐसा करने पर उनके जो बच्चे हैं वो फरवरी मार्च में और अक्टूबर नवंबर में पैदा होंगे। क्योंकि ये बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, तो ये जो विषम वातावरण है, क्योंकि बकरी पालक ज्यादातर गरीब हैं, उनके पास इतनी अच्छी आवास की या स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो वो एक ये सिंपल जो मैनेजमेंट इंटरवेंशन है इसको अपनाएं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इवन बहुत सारे जो संस्थान हैं जहां पे कि सारी हेल्थ सर्विसेज थी, लेकिन ये जो ब्रीडिंग का जो मैनेजमेंट नहीं था, वहां पे बहुत ज्यादा मृत्यु दर रही। और आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने इस ब्रीडिंग मैनेजमेंट को अपनाया है, यानी कि बकरियों को वो अक्टूबर नवंबर और मई जून में 15 अप्रैल से गर्भित कराते हैं और उनके यहाँ पिछले 4-5 वर्षों से एक भी किड मोर्टेलिटी नहीं हुई है। बिल्कुल, तो इस तरीके को बाकी जो बकरी पालक है वो जरूर अपनाएंगे और इस समस्या से छुटकारा मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमें दी है। मुझे उम्मीद है कि जो बकरी पालक है वो जरूर इन तकनीकों को अपनाएंगे और अच्छी उत्पादकता उनको मिलेगी। आपने बहुत अहम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, और इसके साथ ही डॉक्टर वरिंदर रैना, आपने भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताई है, ई पशु हाट पोर्टल के बारे में, सरकार के द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रमों के बारे में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से ई पशु हाट पोर्टल का आप उपयोग कर सकते हैं और तमाम तरह की जानकारियां आपको पशुओं से जुड़ी हुई इससे मिल जाती है। साथ ही बकरी पालन के बारे में भी आज आपको विस्तार से जानकारी मिली, तो मुझे उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा समन्वित खेती और इसके साथ ही गोभी की खेती का प्रबंधन। तो इन विषयों पर कल चर्चा होगी कार्यक्रम हेलो किसान में। अगर आप अपना कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं जो कि पशुपालन से जुड़ा हुआ हो या खेती किसानी से जुड़ा हुआ, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक पर हमारे पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल की जा सकती है। इसके साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।